चैनल और संस्कार कोर्स को। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट से हमारा सेकंड टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में, डिबेंचर्स प्रीफरेंस शेयर्स के बीच में क्या एक सिमिलैरिटीज है, डिसिमिलैरिटीज है, ठीक है। कुछ इस टाइप के हम टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कंसेप्ट और डिटरमिनेशन की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक जो है हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। कैपिटल और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में, डेब्ट और इक्विटी कंपैरिजन करेंगे, ट्रेड और इक्विटी कंसेप्ट ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इस टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में फाइनेंसिंग, एक्चुअल में फाइनेंसिंग होती ही क्या है। एज यू नो हमने लास्ट वीडियो में अपने पास सीखा कि फाइनेंसिंग इज जस्ट लाइक अ लाइफलाइन फॉर अ कंपनी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लाइफलाइन का काम करता है फाइनेंसिंग। और ये फाइनेंसिंग कहाँ से हम अरेंज कर सकते हैं, हमने कुछ हद तक उस टॉपिक को सीखा था कि हमारे पास कुछ लॉन्ग टर्म सोर्सेज हमने वहाँ डिस्कस किए थे, डिबेंचर से, इक्विटी शेयर से हम जहाँ से रुपया अरेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ शॉर्ट टर्म सोर्सेज भी होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बैंक से लोन लेना हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, ये हमारे पास कुछ सोर्स हो सकते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स के भी। तो फाइनेंशियल क्या होता है, फाइनेंशियल मतलब कि रुपया अरेंज करना, लॉन्ग टर्म सोर्स हो सकते हैं या शॉर्ट टर्म सोर्सेज हो सकते हैं फाइनेंस के। क्लियर है। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो एक डेफिनेशन अगर मैं आपको देना चाहूँ कैपिटल स्ट्रक्चर को शॉर्ट फॉर्म में, it refers to relative proportion of different source of long term fund. कैपिटल स्ट्रक्चर मेनली जो डील करता है कंपनी के डिफरेंट लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड से डील करता है। मतलब कंपनी को रुपया चाहिए और रुपये के जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन से, इक्विटी शेयर्स कैपिटल जिसके अंदर शेयर्स होल्डर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स आते हैं, इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज हो सकती है लाइक डिबेंचर्स आपके पास हो सकते हैं, बोरो फ्रॉम द बैंक फॉर द लॉन्ग टर्म लोन के लिए हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म फंड्स हो सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अगर हम टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास में तीन टाइप है कैपिटल स्ट्रक्चर के। कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अगर हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करें तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है कि कंपनी रुपये को अरेंज कर दिया है, उसमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज भी हो सकते हैं। अरेंज द मनी फ्रॉम द लॉन्ग टर्म सोर्सेज एज वेल एज फ्रॉम द शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज नोन एज द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। जैसे आपके पास एक टेबल है, हमारे पास टेबल में हम देख सकते हैं सोर्स ऑफ कैपिटल है, इक्विटी है हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर है, बोरोड है हमारे पास में, रिटेन्ड प्रॉफिट है हमारे पास, फिर आ जाती है करंट लायबिलिटी। अगर हम बात करें यहाँ पे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हमारे पास इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, बोरो फंड भी है, रिटेन्ड प्रॉफिट भी लॉन्ग टर्म सोर्स है, बट जो करंट लायबिलिटी है ये हमारे पास शॉर्ट टर्म सोर्स है। अब इन सब से हमने यहाँ से 4,50,000 यहाँ से 2,25,000 यहाँ से 1,12,500 same from the retained profit and the current liability give us 1 lakh rupees. क्लियर है। तो टोटल हमारे पास 10 लाख रुपीस आते हैं। जो 10 लाख रुपीस है वो लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों का टोटल हमारे पास गिवन है। तो ये दोनों सोर्स से रुपए इकट्ठा करना हमारे लिए क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। क्लियर है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर गिव मनी फ्रॉम द लोन एज वेल एज फ्रॉम द शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्लियर है स्टूडेंट। आइए अगर हम बात करें कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर की, कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर का मीन होता है कि कंपनी को रुपया अरेंज हो रहा है बट ओनली फ्रॉम द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, नॉट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो जैसे हम देख पा रहे हैं इक्विटी लॉन्ग टर्म है, प्रेफरेंस लॉन्ग टर्म है, बोरोड लॉन्ग टर्म है, रिटेन्ड लॉन्ग टर्म, बट करंट लायबिलिटी इज द शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। दैट्स व्हाई हमने जो है अगर हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर की, तो कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर से जो हमें रुपया अरेंज हो रहा है वो रुपया सिर्फ हमें यहाँ तक का अरेंज हो। इट्स मीन जो 9 लाख रुपीस है, 9 लाख रुपीस हमारे पास क्या दिखाते हैं, कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे आप इस चीज को, समझ गए कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की।
कैपिटल स्ट्रक्चर इज द रिलेटिव प्रोपोर्शनेट ऑफ कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब कि जो हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज है, उसका रिलेटिव प्रोपोर्शनेट हमें दिखाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे देखिए एक टेबल को एक बार समझते हैं। टेबल में सोर्स ऑफ कैपिटल है आपके पास, अमाउंट आपके पास गिवन है, ये आपको दिया हुआ है डिफरेंट सोर्सेज से। अगर हम बात करते हैं फाइनेंसिंग की, तो ये रिलेटिव प्रोपोर्शनेट बनाया हुआ है हमारे पास फाइनेंसिंग का। जैसे कि मैं यहाँ पे एफ लिख देता हूँ। यहाँ पे जो 45% है कैसे निकला है, ये निकला है हमारे पास 4,50,000 डिवाइड बाय में 10 लाख इंटू 100। ये हमने गेट किया है 4.5 लाख। जस्ट अ सेकंड, I'll take the pen. Okay. 4.5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, इससे हमारे पास आया 45। ये हमारे पास क्या दिखा रहा है, हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को जो है ये हमारे दिखा रहा है। क्लियर है स्टूडेंट, समझ गए इस चीज को। अगर ये 22.50 कैसे है, ये 2,25,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, ये हमारे किसको दिखा रहा है, रिलेटिव प्रोपोर्शनेट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को दिखा रहा है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर जो अगर हमारा दिखा रहा है तो वो रिलेटिव प्रोपोर्शनेट होगा ओनली द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, नॉट द शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्लियर है स्टूडेंट, तो लॉन्ग टर्म सोर्स लेंगे तो ये 50 हमारे पास कहां से है, हमने ये जो 4,50,000 है, 4,50,000 जो है ये हमने डिवाइड किया है सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्स के टोटल से। तो लॉन्ग टर्म सोर्स का टोटल हमारे पास कितना आता है, 9 लाख रुपीज आता है, क्योंकि हमने शॉर्ट टर्म को हटा दिया है, इनटू हमारे पास 100। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 50%। 25% के लिए हमने क्या किया है, 25% के लिए हमने 2,25,000 को डिवाइड कर दिया है 9 लाख से इंटू 100। 1,12,500 डिवाइड बाय 9 लाख इंटू 100। क्लियर है स्टूडेंट, इस तरीके से जो है हमें रिलेटिव प्रोपोर्शनेट निकालना कैपिटल स्ट्रक्चर। समझ आ गया स्टूडेंट आपको। नेक्स्ट की तरफ, डेब्ट वर्सेस इक्विटी। अगर आपसे बात करें कि डिबेंचर और इक्विटी में क्या फर्क है, ये हम अपनी लास्ट वीडियो में वैसे बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। कॉस्ट के बेस पे क्या डिफरेंस है, कॉस्ट के बेस पे देखिए इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर गेट द मोस्ट रिस्क इन द कंपनी बिकॉज दे गेट देयर मनी बैक इन द एंड। सबसे पहले रुपया किसको मिलता है, डिबेंचर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर को रुपया बहुत तो बाद में मिलता है। इन दैट केस इक्विटी शेयर होल्डर पे रिस्क ज्यादा होता है, और ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रॉफिट को जन्म देती है। इन दैट केस अगर कॉस्ट का पॉइंट ध्यान में है तो हमारे लिए जो डेब्ट है वो डेब्ट हमारे लिए क्या हो गए, फायदेमंद हो गए। अगर हम किसका पॉइंट ध्यान में रख रहे हैं, कॉस्ट का पॉइंट को जो है हम ध्यान में रख रहे हैं, तो डेब्ट इज द बेस्ट। बट द रिस्क का पॉइंट अगर ध्यान में रखते हैं तो रिस्क के पॉइंट से डिबेंचर होल्डर को एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है। इट्स मीन ये हमारे फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ा रहे हैं, और जो इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स रेट से कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, इट्स मीन वो हमारे फाइनेंशियल रिस्क को घटा रहे हैं। तो अगर रिस्क का पॉइंट आपके माइंड में है तो इक्विटी विल बी द बेस्ट चॉइस एंड द डिबेंचर विल बी द लीस्ट चॉइस। क्लियर है स्टूडेंट आपको। आइए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। डिबेंचर कैपिटल वर्सेस द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। अगर हम बात करें डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में सिमिलैरिटीज क्या है, तो डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में सिमिलैरिटीज ये है कि दोनों को ही एक फिक्स रेट से रिटर्न मिल जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड मिल जाता है, और डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट से जो है इंटरेस्ट मिल जाता है। समझ रहे इस चीज को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर दोनों को ही कई जगह पे फर्म के क्रेडिटर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। दोनों ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर दोनों को ही इक्विटी शेयर होल्डर से पहले रुपया प्राप्त करने का अधिकार होता है। अगर डिसिमिलैरिटीज की बात करें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिबेंचर होल्डर के बाद रुपया मिलता है, मींस डिबेंचर होल्डर को अपनी मनी पहले वापस मिलती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बाद में मिलती है। दूसरी डिसिमिलैरिटी की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आप मना कर सकते हैं डिविडेंड के लिए, लेकिन डिबेंचर होल्डर को हर हाल में डिविडेंड देना ही पड़ता है। ये हमारे लिए क्या एक बाउंडेशन है, ये इनकी डिसिमिलैरिटी है।
अगर हम बात करें चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके कुछ पॉइंट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अदर पॉइंट के बारे में हम अभी डिस्कस कर लेंगे कि जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप डिसीजन लेने जा रहे हैं कि डिबेंचर से रुपया ले या इक्विटी से रुपया ले, तो किन किन पॉइंट को आप अपने माइंड में रखेंगे, तो इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आता है फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन कौन से फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेते टाइम? फर्स्ट ऑफ ऑल है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपकी कंपनी बहुत कैश रिच कंपनी, आपकी कैश फ्लो पोजीशन बहुत हाई है, तो इन दैट केस आप जो है किससे रुपया लेना ज्यादा पसंद करेंगे? आप अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है तो आप क्या करें, डिबेंचर से रुपया ले लीजिए, आप इक्विटी से रुपया क्या कीजिए, कम से कम लीजिए। इसके पीछे का रीजन मैंने आपको दिया था कि इक्विटी इशू करने से आपकी कंपनी का कंट्रोल चला जाता है, आपकी कंपनी की ओनरशिप कई लोगों के हाथ में जा सकती है, आपका मैनेजमेंट आपसे छीना जा सकता है। तो अगर आपके पास में कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है ना, तो डिबेंचर होल्डर तो सिर्फ इंटरेस्ट मांगते हैं, आपके मैनेजमेंट में कोई दखल अंदाजी नहीं करते हैं। तो बेस्ट है कि आप क्या इशू करें, डिबेंचर, इक्विटी इशू ना करें। और वहीं पे अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन वीक है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिबेंचर को इशू ना करें, इक्विटी से जो है वो रुपया ले ले। उसके पीछे का रीजन भी लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था, ये है कि डिबेंचर होल्डर एक फिक्स्ड फाइनेंशियल रिस्क जनरेट करता है, हर हाल में उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो बेटर है इक्विटी इशू कर दीजिए। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होती है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो होती है, इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का हमारे पास फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। ये हम 12th अकाउंटेंसी रेशो के अंदर भी सीखते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। जैसे कि हमारे पास हो सकता है इंटरेस्ट, ठीक है, ये जितनी ज्यादा होगी, ये टाइम्स में आती है, मान लीजिए ये 10 गुना आ गई, ये आ गई आपके पास में, अगर आप निकालते हैं ये 10 टाइम्स आ गई, तो अगर ये 10 टाइम्स आ गई है तो इसका मतलब आपके पास एक डिबेंचर होल्डर का रुपया देने के लिए 10 गुना ज्यादा रुपया, इसका मतलब आप डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट 10 बार पेड कर सकते हैं। तो आपके लिए बेटर क्या है, डिबेंचर या इक्विटी? अगर आपके पास रुपया ज्यादा है तो हमेशा आप कहोगे डिबेंचर विल बी द फर्स्ट चॉइस एंड इक्विटी विल बी द सेकंड चॉइस। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट पे हम आते हैं डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो का ही बड़ा भाई है। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो थोड़ा सा और एक्सटेंड करके हमें बता देता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिवाइड कर देते हैं इंटरेस्ट के साथ में, जो हमारा फाइनेंशियल रिस्क है, प्रपोज डिविडेंड जो हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना ही होता है, या फिर कोई अदर एक्सपेंस जो जरूर करना होता है, और फिर उसके बाद जो रिटर्न आता है हमारे पास, फिर वो देखा जाता है कि कितने टाइम हम जो है डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट में मेनली यही यूज किया जाता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट जो है ये बोलता है अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई है, अगर आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हाई है कंपेयर टू डिबेंचर इंटरेस्ट, कंपेयर टू डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है, तो बेटर है कि आप डिबेंचर इशू करें, बेटर है कि आप डिबेंचर इशू करें। और अगर वहीं पे ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये आपका लो है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका लो है, तो इन दैट केस आपके लिए बेटर है कि आप जो है वो डिबेंचर इशू ना करें, इक्विटी को प्रॉब्लम होगी वहां पे। ये चीज आपको समझ आएगी जब आप अपनी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट बहुत अच्छा ये पॉइंट है। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट होती है डिबेंचर इशू करते टाइम लगने वाली कॉस्ट। हर एक डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट पहले मेंशन होता है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ मिलता है
कि 10% डिवेंचर, कुछ इस टाइप का लिखा मिलता है स्टूडेंट, आप लोगों ने कभी देखा हो या फिर अकाउंटेंसी में आपके पास आगे चैप्टर आएंगे तो आप सीखेंगे। हमेशा डिवेंचर के आगे इंटरेस्ट रेट लिखी होती है, 10% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है, 15% भी हो सकती है। जितनी ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगी उतनी ज्यादा डिवेंचर को कॉस्ट पेड करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा डिवेंचर को कॉस्ट पेड करनी पड़ेगी। तो इन दैट केस कॉस्ट हाई होगी ना डिवेंचर की, तो अगर कॉस्ट हाई है तो डिवेंचर से रुपया मत लो, इंटरेस्ट और जो शेयर होल्डर से रुपया ले लो। बात करते हैं टैक्स रेट की। टैक्स रेट होता है जितनी ज्यादा आपकी टैक्स रेट हाई होगी, जितनी ज्यादा आपकी टैक्स रेट हाई होगी उतना बेटर है कि आप डिवेंचर इशू करें। उसके पीछे का रीजन ये है कि डिवेंचर होल्डर को इशू करने से आपकी टैक्स में छूट मिलती है, और जितना टैक्स की रेट कम है तो डिवेंचर को कम इशू करके इक्विटी इशू कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखिए मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, इक्विटी इशू करते टाइम कई तरह की फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, लाइक पार्लियामेंट्री एक्सपेंसेस होते हैं हमारे पास में, कई अंडरराइटर कमीशंस आपको पेड करने पड़ते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ते हैं। तो इट विल बी द बेटर कि इक्विटी की जगह आप क्या इशू करें, डिवेंचर इशू करें, क्योंकि इक्विटी में कॉस्ट आपकी ज्यादा होती है। नेक्स्ट आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट, ये इसी में से पॉइंट निकल के आ गया। इक्विटी इशू करते टाइम कॉस्ट आपकी ज्यादा होती है, फ्लोटेशन कॉस्ट, अंडरराइटर कमीशन, पार्लियामेंट्री एक्सपेंसेस। तो बेटर क्या है, बेटर है डिवेंचर इशू करना, इक्विटी इशू ना करें। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में एक और भी पॉइंट आ सकता है, जैसा हम डिस्कस करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को जितना भी प्रॉफिट बचता है वो सारा प्रॉफिट किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के रियल ओनर होते हैं। समझ रहे इस चीज को, दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा रिस्क भी लेते हैं क्योंकि उनका रुपया सबसे एंड में मिलता है, तो जो व्यक्ति सबसे ज्यादा रिस्क लेगा तो सबसे ज्यादा रिटर्न भी तो उसे ही चाहिएगा। समझते हैं ना इस चीज को? तो इन दैट केस इक्विटी शेयर होल्डर के में कॉस्ट ज्यादा है, डिवेंचर इशू कीजिए। रिस्क कंसीडरेशन, रिस्क किस में ज्यादा है? अब देखिए फाइनेंशियल रिस्क तो डिवेंचर में ज्यादा है, डिवेंचर होल्डर को तो फिक्स रेट से आपको ब्याज देना ही देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है ना, इक्विटी शेयर होल्डर को तो फिक्स रेट से कोई डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। तो इन दैट केस क्या इशू करेंगे, डिवेंचर या इक्विटी? आई नो आप जरूर जो है बात करेंगे इक्विटी की। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होता है किसका रुपया आप वापस दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी साल आपके पास ज्यादा प्रॉफिट आ जाए और आप अपनी लायबिलिटी थोड़ी कम करना चाहे, तो इक्विटी या डिवेंचर में से किसका रुपया वापस दे सकते हैं? आप रुपया वापस दे सकते हैं डिवेंचर होल्डर का। इक्विटी शेयर होल्डर का रुपया तो जब कंपनी बंद होगी सिर्फ उसी पोजीशन में वापस दिया जाएगा, इससे पहले कोई रुपया वापस नहीं होता। तो बेटर क्या है फ्लेक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, डिवेंचर इशू करें, इक्विटी इशू ना करें। क्लियर है ना? कंट्रोल की बात आती है, बहुत बार डिस्कस हो चुका है। वोटिंग राइट किसके पास होता है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास में। डिवेंचर के पास क्या कोई वोटिंग राइट होता है? कभी नहीं होता। तो इन दैट केस इक्विटी शेयर होल्डर तो आपकी कंपनी का मैनेजमेंट भी चेंज कर सकते हैं, उनके पास तो पावर है। तो आपके लिए बेटर क्या इक्विटी इशू करें कि डिवेंचर? आप डिवेंचर इशू कीजिए, इक्विटी इशू करके तो ऐसा हो सकता है कल को आप ही की कंपनी है और आप ही को चेयरमैन या डायरेक्टर की पोस्ट से हटाया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है कुछ रूल्स रेगुलेशन जो सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसने बनाए हुए हैं, उन रूल्स रेगुलेशन के तहत हम एक रेट फिक्स होती है, सेक्शन 205 में जो है कंपनी एक्ट 2013 में मेंशन है, उससे ज्यादा का हम डिविडेंड दे ही नहीं सकते। किनको क्या नाम है, हमें एक रेशो बना करके रखनी होती है डेब्ट और इक्विटी की। मैं डिविडेंड की बात कर रहा था, सॉरी। हमें एक रेशो बना के रखनी होती है कि हम मैक्सिमम इतने डिबेंचर इशू कर सकते हैं इतने इक्विटी के ऊपर। क्लियर है? स्टॉक मार्केट कंडीशन, इस टाइम स्टॉक मार्केट की कैसी कंडीशन चल रही है? बूम की पोजीशन है, इन्वेस्टर से बहुत ज्यादा रुपया मिल सकता है, तो बेटर है कि आप इक्विटी इशू करें, क्योंकि वहां पे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। शेयर होल्डर महंगे दाम पे आपके शेयर्स खरीद सकते हैं। और अगर वहीं पे रिसेशन का टाइम चल रहा है, मंदे का टाइम चल रहा है, तो बेटर है कि आप डिवेंचर से रुपया ले, क्योंकि वहां पे इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा आपको रिटर्न नहीं देने वाले हैं। क्लियर है? लास्ट हमारे पास आता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी से मीन है कि दूसरी कंपनी क्या इशू कर रही है।
जैसे देखिए कोका कोला का बड़ा कॉम्पिटिटर पेप्सी है, अगर कोका कोला ने डिवेंचर इशू करके रुपया जो है गेन किया है, तो इन दैट केस पेप्सी को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी जो है मार्केट में डिवेंचर इशू करे, या फिर कोका कोला ने अगर इक्विटी इशू की है तो वो भी जो है इक्विटी इशू करके ही रुपया लेना पसंद करेगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये आपके पास थे आज का टॉपिक, हमारे पास में फैक्टर फैक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट के बारे में। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को जो है संस्कारम वीडियो लेक्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।